नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पॉड फिल्मीज पर। और आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया पार्ट 2 के बारे में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं भूल भुलैया पार्ट 2। तो वीडियो के साथ बने रहे और एंड तक जरूर देखें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है अंजलिका को, जो कि टप्पू होती है। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ एक गेट के बाहर खड़ी होती है, जिसके सामने एक पंडित आता है और कहता है कि मैं इस कमरे के बाहर ताला लगा रहा हूँ, इस ताले को बिल्कुल मत खोलना वरना दोबारा से मंजलिका बाहर निकल आएगी और इसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होंगी, तो इसीलिए इस ताले को बिल्कुल मत खोलना। उसका पूरा परिवार वहाँ से कार में बैठ के चला जाता है, या फिर जो महल था उसे भूल भुलैया बोल के वहाँ से चले जाते हैं और भूल भुलैया के सारे रास्ते बंद कर देते हैं। दूसरा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है 8 साल बाद। वो छोटी सी बच्ची जो उन बच्चों का एक हिस्सा थी, वो बच्ची अब बड़ी हो गई है। वो अब किसी पहाड़ी इलाके में है, जहाँ पे वो बर्फ के बीच में खेल रही होती है। तभी साइड से एक लड़का आता है और वो उसे बताता है कि ये बैग पता नहीं किसका है और इस बैग में बॉम्ब हो सकता है। वो लड़की उस लड़के को इशारा करती है और उस लड़की का नाम गीत होता है, जो कि हमारी कियारा होती है, और उस लड़के का नाम कार्तिक आर्यन, जो कि हमारे रोहन होते हैं। और इस बात को बोलकर वो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर गीत उस बातों पे ध्यान नहीं देती और वो उसके इशारों को समझ जाती है। वो कहती कि तुम मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना। और इन बातों में जब रोहन उसका फोन वापस करने जाता है, तो वो गुस्से में उसी फोन को तोड़ देती है। तो उसे बाद में पता चलता है कि उसका फोन टूट चुका है। तो वो दोनों एक कैफे में जाके आराम से बात करते हैं। रोहन उसे उसके बारे में बहुत सारी चीजें बताता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें बताता। तो बोलती कि फेसबुक अकाउंट से तो तुम्हारे सब कुछ पता चल ही चुका है और मैं बताऊं तुम कहाँ से आए हो। और ऐसे ही वो उसकी पोल खोल देती है। वो कहती है कि तुम मुझ पे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो बस। तभी रोहन उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ की पार्टी में गई हो, यहाँ पे एक म्यूजिक पार्टी होने वाली है। वो बोलती है कि नहीं, मैं कभी बाहर नहीं निकली, अभी मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था और मैं अब जाके बाहर निकली हूँ, वो भी लड़ झगड़ के। मैं एक स्ट्रिक्ट फैमिली का हिस्सा हूँ तो इसलिए मैं ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती। तो वो उसे पार्टी में लेकर चला जाता है और उसकी बस छुड़वा देता है, जो कि उसके घर जाने वाली होती। उस पार्टी में आने के बाद उसे पता चलता है कि जिस बस को वो छोड़ के है वो खाई में गिर चुकी है। जो अपनी फैमिली में कॉल करने की कोशिश करती है तो गीत की फैमिली वाले उसकी आवाज नहीं सुन पाते। उसकी बहन उसका फोन उठाती है और तभी वो गीत के फियांसी से बात करने लगती है। वो बताते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब तुम्हारी शादी गीत से हो जाएगी तो शायद हमें अलग रहना पड़े, मैं ऐसा नहीं चाहती। और इन सब बातों से गीत को पता चलता है कि उसकी बहन उसी के फियांसी को पसंद करती है, जिसके चक्कर में उसके पास कोई तरीका नहीं होता। तभी वो रोहन से पूछती है कि मुझे कोई तरीका बताओ जब मैं अपनी बहन को बचा सकूं और सब चीजें ठीक भी हो जाए। तो बोलती है कि मैं खुद को मरा हुआ साबित कर देती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मैं जिंदा ही नहीं हूँ तो लोग क्या ही भरोसा करेंगे। इस बात को सुन के रोहन उसे सपोर्ट करता है। तो गीत रोहन को बोलती है कि तुम इंडिया चलो, राजस्थान भवानी घर, वो मेरा घर है। अगर वहाँ पे मुझे लोग पहचानेंगे भी नहीं क्योंकि वो हवेली बहुत टाइम से बंद है, तो तुम भी चलो। वैसे भी तुम घूमते घूमते तो रहते हो, तुम्हारा कोई ठिकाना तो है नहीं, तो इससे बेटर तुम मेरे साथ चल लो, कुछ दिन राजस्थान घूम लेना। उसकी बात मान के वो राजस्थान चला जाता है और उसी हवेली को दिखाया जाता है जिसको स्टोरी के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है। वो हवेली बड़ी सुनसान सी लग रही होती है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जब वो अंदर जाते हैं उन्हें महसूस होता है कि आसपास कुछ है। जब गेट खोलते हैं तो गेट का अचानक से ताला टूट जाता है। जब वो अंदर जाते हैं तो बिल्ली रास्ता काट जाती है। जब वो लाइट जलाने ही वाले होते हैं इतने में लाइट अपने आप जल जाती है। इन सारी चीजों को देख के रोहन बड़ा बेचैन हो जाता है। वो कहते तुम पागल हो क्या, यहाँ पे क्यों लेके आई हो, यहाँ पे तो भूत भूत रहते, तुम्हें पता नहीं है, तुम मुझे मारना चाहती हो। तो गीत बोलती यार तुम इतने बड़े होने के बाद भी ऐसी छोटी मोटी चीजों पर भरोसा करते हो, भूत जैसा कुछ नहीं होता, इस घर में कुछ भी नहीं है, तुम्हें बस वहम हो रहा है। उसकी बातों को पलटने के लिए वो कहता है हाँ ठीक है, मगर उस गांव के सारे लोग जानते थे कि वो हवेली इतने टाइम से बंद है और उसमें मंजलिका रहती है। इस चक्कर में वो सारे लोग उस हवेली के लाइट जलते वक्त देख के उस हवेली के अंदर आ जाते हैं। जब गीत तो वहाँ पे छुप जाती है मगर रोहन खड़ा रह जाता है। गीत के परिवार वाले रोहन से पूछते हैं क्योंकि गीत के परिवार वालों का ही वो हवेली होती है और वो उस गाँव के मुखिया भी होते हैं। तो वो रोहन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे कैसे आए। तो बताता है कि मुझे आत्माएं दिखती हैं और मैं आत्माओं से बात कर लेता हूँ। तो मुझे गीत की आत्मा ने बोला यहाँ पे आऊं और आप लोगों को कहूँ कि आप सभी लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, मतलब इस हवेली में, मतलब भवानी घर में, क्योंकि गीत की आखिरी इच्छा थी। उसका पूरा परिवार सुन के ये बात को मान जाता है और हवेली में शिफ्ट हो जाता है। अगले दिन वो गीत की फैमिली से बात करता है
कि गीत चाहती थी कि उसकी बहन की शादी उसके फियांसी से हो जाए। इस बात के लिए पूरा परिवार मना करता है, मगर वो बोलता है कि गीत की दूसरी लास्ट इच्छा है जो उसने मुझे बताया, क्योंकि मुझे गीत से बात कर सकता हूँ और मुझे गीत दिखती है। उसका परिवार इमोशनल होने के बाद उस बातों को भी मान जाता है। उस फैमिली में उसकी भाभी होती है और वो उसके बहुत क्लोज होती है। जो कि स्टोरी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वो टप्पू थी, जिसका नाम अंजलिका था। वो बोलती है कोई बात नहीं, हम गीत की बात मान जाते हैं, जो गीत चाहती थी हम उसे पूरा कर देते हैं। बीच बीच में कॉमेडी कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारे रोल्स को दिखाया गया है, जैसे कि पंडित जी, छोटे चेतन जी को जिनकी चोटी हमेशा ऊंची रहती है, जिन्हें पानी से परहेज बताया गया था भूल भुलैया 1 में। तो ऐसी स्टोरी कंटिन्यू होती है। वो लोगों को हड़पने की कोशिश करते हैं, मगर हर बार रोहन उनका तरीका फेल कर देता है, जिसके चक्कर में वो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करता है। रात को गीत रोहन के कमरे में होती है, क्योंकि वो घर में किसी को नहीं बताती कि वो जिंदा है। वो रोहन के कमरे में रहती है और रात को छुप जाती, मगर अचानक से रात को रोहन को कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो उसी कमरे के बाहर आ जाता है जहाँ पे मंजलिका कैद होती है। तभी वहाँ पे भाभी आ जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस कमरे में कभी मत जाना। इसके अंदर एक ऐसी आत्मा कैद है जो कि 8 सालों से इसी के अंदर बंद है और वो अभी तक बाहर नहीं निकली। अगर वो बाहर निकलेगी तो शायद पता नहीं क्या हो जाए। इस बात को सुन के रोहन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो गीत को ये बात बताता है, मगर गीत इस बात पर भरोसा करने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि तुम किस बात पर भरोसा कर रहे हो, इन सभी बातों को छोड़ो, ये सब वहम है। एक दिन गीत रोहन के चाचा जी के साथ दारू पी लेता है और वो मंजुलिका के बारे में पूछने लगता है। तब इसके चाचा जी बताते हैं कि मंजुलिका कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा थी, तुम्हें पता ही नहीं है वो क्या थी और क्या नहीं है, तुम बस अपनी बातों पर भरोसा करके बैठे हो। और वो उसे मंजुलिका के गेट के बाहर छोड़ देता है और कहता है तुम इस सुशील को हटाओ, मैं इस गेट पे से धागे को हटाता हूँ और देखते हैं कौन सी मंजुलिका है। तभी वहाँ पे भाभी आ जाती है, मतलब अंजलिका। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें मना किया था सब कुछ करने के लिए। और वो बताती है उस स्टोरी को कि यहाँ पे मंजुलिका कैसे आई। वो बताती है अंजलिका और मंजुलिका दोनों बहनें थी। वो दोनों बहनों में बहुत प्यार था, मगर शहर से शिफ्ट होने के बाद, मतलब कि वो महाराष्ट्र से शिफ्ट होने के बाद जब यहाँ पे आए तो उन दोनों के बीच में थोड़ी दरारें आ गई। उनके पिता हमेशा अंजलिका को पसंद करते थे और मंजुलिका उसे जला करती थी। हमेशा मंजुलिका उसे जलने के बाद पिताजी से दूर भागती। हालांकि वो चीजें साथ में करते, मगर अंजलिका और मंजुलिका का पसंद बदलने लगी। मंजुलिका को काले जादू में इंटरेस्ट आने लगा तो काले जादू सीखने लगी। उम्र के साथ दोनों बढ़ते गए और अंजलिका भोली भाली सी मासूम सी बनती गई, मगर मंजुलिका काले जादू के चक्कर में अपना हाथ साफ करने लगी और धीरे धीरे अघोरियों के साथ बैठने लगी। और वो एक उम्र के बाद सारा काला जादू सीख चुकी थी। जब अंजलिका और मंजुलिका को देखने एक लड़का आया होता है तो वो अंजलिका को चुन लेता है। इस बात को सुन के मंजुलिका बहुत दुखी होती। जब अंजलिका की शादी हो जाती है तभी मंजुलिका उसको देख के बहुत दुखी होती है। वो उसकी शादी वाले दिन भी कुछ टोटका कर रही होती है, जिसके बाद उसके पिताजी उसे वहाँ पे देख लेते और वो उसके पिताजी का मर्डर कर देती है। अगले दिन दिखाया जाता है कि अंजलिका अपने पति के साथ सो रही होती है। तभी मंजुलिका वहाँ पे आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। उन सभी चीजों में मंजुलिका बच जाती है और अंजलिका अपना बचाव में मंजुलिका को मार देती है। इसी हाथापाई में कुछ दिन बाद अंजलिका के पति भी छत से गिर जाते हैं और इन सारी चीजों के बाद घर वालों ने डिसाइड किया कि वो इस हवेली को छोड़ देंगे। ये सारी बातों को सुन के रोहन थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। वो यही सारी बातों को गीत को बताता है, मगर घर में इस बात पे कोई भी भरोसा नहीं करता। आसपास के लोगों ने गीत को देख लिया होता है। वो कहते हैं कि गीत जिंदा है, हमने गीत को देखा है। जिस बात के ऊपर शक करते हुए वो पूरे घर में गीत को ढूंढने की कोशिश करते हैं। गीत के पास कोई चारा नहीं होता तो जिस कमरे में मंजुलिका कैद थी उसी कमरे में चली जाती है। जब रोहन गीत से मिलने आता है तो वो देखता है कि वो मंजुलिका जैसी लग रही है। उसे देख के लगता है कि इसमें भूत तो नहीं, मगर जब वो बताती है कि मैं सिर्फ मजाक कर रही थी तो इस बात को देख के वो थोड़ा नॉर्मल होता है। मगर वहाँ पे कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ चेंजेस जो कि घर में आ रहे थे, जैसे कि चीजों का टूटना और ऐसी कई चीजें जो लोगों ने नोटिस की थी। मगर रोहन और गीत इन सारी बातों को दबा देते हैं। अब भाभी को भी ये बात पता थी, क्योंकि उस चुड़ैल के वहाँ से बाहर निकलने के बाद वो भाभी के पास गई, मतलब अंजलिका के पास गई और वो उसे मारने की धमकी देने लगी। तभी रात को भाभी हमारे रोहन के पास जाती हैं और यही सारी बातें से बताती हैं कि मुझे पता है कि गीत जिंदा है। इन सारी बातों को सुन के वो कोशिश करते हैं कि परिवार में किसी को पता न चले कि मंजुलिका जिंदा है। परिवार वाले अगर जान लेते हैं, कोशिश भी करते कि मंजुलिका है, तो वो सब बातें घुमा देते और कह देते तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मजाक कर रहे हो, इन सब ने पी रखी है। ऐसी कोई बहाने मार के इस राज को राज कर देते। एक दिन अंजलिका यही बात पंडित जी को या फिर अघोरी को जाके बताती है, जिसने उस आत्मा को उस
गेट के पीछे कैद किया था। वो कहता है कि 3 दिन बाद, मतलब चंद्र ग्रहण के दिन, हम उस आत्मा को हमेशा के लिए मार देंगे और हाँ, उस आत्मा के साथ हम उसे दोबारा उसी कमरे में कैद कर देंगे और तब तक वो आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और इतने दिन मैं जाप करने जाऊंगा। तो वो जाप करने जा रहा होता है, वहीं रास्ते में उसे वो आत्मा मिलती है और वो उसके आसपास वाले सारे लोगों को उसी के हाथों मरवा देती है और खुद उसे मार देती है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। गाँव के कुछ लोगों को अब फर्क दिखने लगता है। आसपास की जगहों में, आसपास की चीजों में कुछ लोगों ने उस आत्मा को देखा होता है। वो उस पर भरोसा नहीं करते, वो उसे मजाक में लेते हैं और तभी वो आत्मा उन्हें मारने लगती है, थप्पड़ पे थप्पड़, जूते पे जूते, लात पे लात। और इसी बात से सभी लोग जान जाते हैं कि उस घर में आत्मा है जो कि उस गेट से बाहर निकल चुकी है। मगर अभी तक घर वालों में से किसी को नहीं पता होता कि गीत अब भी जिंदा है और वो आत्मा गेट से बाहर निकल चुकी है। तभी वो तीनों, मतलब पंडित जी, उनकी बीवी और छोटा चेतन, तीनों वहाँ पे आए होते हैं और वो वहाँ पे बताने वाले होते हैं कि हमने आत्मा को देखा। मगर आत्मा ने थप्पड़ खाने के बाद पंडित जी जिन्हें कम सुनाई देता था, अब उन्हें बहुत तेज सुनाने लगता है। वो वहाँ से चोरी करने की कोशिश करते हैं और चोरी करते करते वहीं पे आता है रोहन, जिसके ऊपर अब वो आत्मा चढ़ जाती है। तभी दिखाया जाता है सीन फ्लैशबैक में कि जब रोहन उन तीनों को बचाने के लिए वहाँ पे जाता है और कहता है कि मैं उस आत्मा को मार दूंगा, चिंता मत करो, मैं भी देख के आता हूँ कौन सी आत्मा है। तो उस आत्मा के पास जाता है तो जान बचाने के लिए भागने लगता है और वही आत्मा उसका पीछा करने लगती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हवेली में अब रोहन ने एक रूप धारण किया होता है और वो भी उसी गाने पे नाच रहा होता है। आमी जे तुम्हाशु शोभे जे तुम्हार, और ऐसे गाने में नाच नाच के वो सबको बता रहा होता है कि वो अब मंजलिका है, उसके अंदर मंजलिका है। और सभी लोग उस बात पे भरोसा भी कर लेते हैं क्योंकि उस अघोरी को जिसने उसे कैद किया था वो उसे वहीं पे मरा हुआ दिखा देता है। जिन लोगों ने उस पर शक किया था उन लोगों को ये बता देता है। तभी वहाँ पे वो उसकी भाभी को मारने वाला होता है और कहता है कि तूने मेरी जान ली थी ना, तूने मुझे उस कमरे में कैद किया था ना। तभी वो उसकी गीत के ऊपर चाकू रख देती है और कहती है कि अंजलिका यहाँ से चली जा वरना मैं उसे मार दूंगी। तभी रोहन बोलता है अंजलिका या मोंजलिका, और तभी कहानी से ट्विस्ट खत्म होता है। फिर बताया जाता है कि कहानी में कुछ कंफ्यूजन थी, मतलब स्टोरी फ्लैशबैक में जाती और दिखाया जाता है अंजलिका और मोंजलिका को। जब अंजलिका की शादी होने वाली होती है तभी मोंजलिका उसकी साड़ी का एक टुकड़ा काट लेती है और उसके ऊपर टोटका करने लगती है। शादी के बाद जिस रात को हमने देखा था कि अंजलिका ने मोंजलिका को मार दिया था, उस रात पे उल्टा हुआ था। उसने अंजलिका पे जादू कर दिया था और खुद उसकी जगह लेट गई थी और इसके कारण हमारी इस कहानी में अंजलिका मर गई थी और उसे इतने टाइम तक उस कमरे में कैद कर दिया गया था और इतने टाइम तक जो लोगों के बीच में थी वो थी मंजुलिका। जब अंजलिका ने यही बात मंजुलिका को बताई तो उसने बोला तो किसी को भी कुछ भी बोल दे, कोई भरोसा नहीं करेगा तेरे पे। इसके बाद उसके पास कोई सबूत ही नहीं था लोगों को बताने के लिए। जब रोहन ने उससे पूछा कि आप मुझे क्यों नहीं मार रही हो, तो बोलती है कि मैं ही भाभी हूँ। और उनके आंसू देखने के बाद रोहन समझ जाता है कि कहानी में क्या हुआ होगा। जब वो सारी सच्चाई लोगों के सामने बताता है तो सभी लोग समझ जाते हैं कि इतने टाइम तक हमारे बीच में जो थी वो मोंजलिका थी, अंजलिका नहीं। और तभी अंजलिका मोंजलिका को लेके उसी कमरे में चली जाती है और उसे उसी कमरे में वहीं पे पीट के मार देती है। वो रोहन को थैंक यू बोलती है और कहती है थैंक यू, तुमने मेरे परिवार को मुझे मिलवा दिया। और इसी के साथ वो कहती है कि मुझे और मेरी बहन से कुछ बातें करनी है, अच्छा होगा कि आप सभी लोग हमें कुछ जगह दे दें। और इसी के साथ स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं पिया दोबारा आऊंगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। मैं पिया दोबारा आऊंगी एक नई स्टोरी, एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।